महाराष्ट्र में गोविंद पानसरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल 30 या 20 पृष्ठों की किताब लिखी। कौन था शिवाजी? उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी कि उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी भी वास्तविक इतिहास सामने नहीं आया है, और जब वो वास्तविक इतिहास आएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक विजय होगा। हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं, वो किस आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं? हिंदू मुसलमान का प्रतीक, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, और ये जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया वो नागपुर के लोगों ने ही प्रस्तुत किया गया है। और नागपुर के कौन लोग थे? वो लोग थे हेडगेवार, गोलवलकर, ये लोग थे। महात्मा फुले की जाति भिन्न है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जाति भिन्न है। आज हम हमारे महापुरुषों को जातियों में ढूंढते हैं, मगर हमारे महापुरुषों की अगर सही ढंग से अध्ययन किया जाए तो बहुजन समाज के वो सही मायने में प्रेरणा स्रोत है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो वास्तविक छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन समाज में प्रस्तुत किया था, सत्य शोधक समाज के माध्यम से, उसको काउंटर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर विरासत लेनी है आपको, तो केवल जय जयकार करने से नहीं चलेगा, बल्कि उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा को हर एक महाराष्ट्र के लोगों को स्वीकार करना होगा। ये जो वारकरी संतों की परंपरा है, ये वारकरी परंपरा वज्रयानी बुद्धिज्म से निकली हुई एक शाखा है। तो ये जो आज अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं और ये जो कुर्मी मराठा लोग हैं, अगर इनके अंदर सामाजिक सामंजस्य अगर पैदा हो जाएगा तो महाराष्ट्र के शासक बहुजन समाज के लोग बन सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दूषित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश है कि ब्राह्मण अलग है, कुर्मी अलग है, मगर आरएसएस के सरसंघ चालक को उनकी अकल की दाढ़ 100 साल बाद आ गई। मुंबई में जाकर उन्होंने कहा कि रामायण में हिंदू शब्द मिलता नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द मिलता नहीं है, ये विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है। अब सारे लोग कोमा में हैं, अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे थे और विजय हासिल कर रहे थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी और संविधान की पॉलिसी एक है। आज ये वैचारिक कार्यक्रम है, यहाँ कई सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मगर एक विवाद महाराष्ट्र में है और वो आम लोगों को मालूम नहीं है, वो कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों को मालूम है। उसकी मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं ताकि इस बात को आगे बढ़ाया जा सके। वो जानकारी ये है, अभी तक महाराष्ट्र सरकार तय नहीं कर पाई कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख असली कौन सी है। जिसकी हम जयंती मना रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की असली जन्म तारीख कौन सी है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई अभी तक। आज जो मनाई जा रही है, ये 8 फरवरी सन 2000 को महाराष्ट्र असेंबली में एक ठराव पारित किया गया और उसको चर्चा में लाए बगैर उसको अनुमति दी गई। मगर वास्तविक जन्म तारीख 19 फरवरी है, ये कंफर्म नहीं है। 1966 में वसंतराव नाइक मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी का गठन किया गया, 8 सदस्यों की एक कमेटी थी। उस कमेटी में एक ही बहुजन था, कोल्हापुर के अप्पा साहेब पवार, और कमेटी के लोगों की मत भिन्नताएं ज्यादा थी। नर फाटक उसमें थे, पुरंदरे, बम पुरंदरे भी उसके मेंबर थे। तो अधिकतर सदस्यों ने यह राय ली कि राजवाड़े और तिलक ने जो दृष्टिकोण बताए वो तारीख होनी चाहिए, मगर नर फाटक ने उसके ऊपर आपत्ति लिया और वो सारा खेल बिगड़ गया। अप्पा साहेब पवार ने भी उसके लिए आपत्ति जताई।
तो 8 फरवरी 2000 तक कौन सी तारीख मनाई जा रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज की? ज्योतिबा फुले भी वही मना रहे थे, शिवाजी महाराज के वंशज भी वही मना रहे थे, अंबेडकर साहब भी वही तारीख मना रहे थे। वो तारीख थी 8 अप्रैल 1627। अगर आज 19 फरवरी को तारीख आप मानोगे तो शिवाजी महाराज को 3 साल बाद आपको लेट जन्मे है यह स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 19 फरवरी मानोगे तो शिवाजी महाराज की जन्म तारीख होगी 19 फरवरी और जन्म वर्ष हो गया 1630। फुले की तारीख को मानोगे तो जन्म वर्ष होगा 1627, यानी आने वाले साल में 400 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मगर इसके पीछे एक राजनीति थी और वो राजनीति जेम्स लेन के द्वारा बाद में प्रस्तुत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का पिता बदलने का, जन्म तारीख बदलने के पीछे एक गूढ़ राजनीति है। बहुत सारे लोग इस पर चिंतन करें, मंथन करें, क्योंकि यह मुद्दा असली इतिहास को ढूंढने का है और आप लोग वैचारिक तौर से छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वीकार करते हुए लोगों का जन जागरण कर रहे हो, इसलिए मैं ये केवल विषय वस्तु यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराष्ट्र में गोविंद पानसरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल 30 या 20 पृष्ठों की किताब लिखी, कौन था शिवाजी। उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी कि उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। केवल एक छोटी किताब लिखी, कौन थे शिवाजी। क्योंकि आज मेरा सब्जेक्ट ही यही है, तो उन्होंने ऐसा क्या लिखा था कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी भी वास्तविक इतिहास सामने नहीं आया है, और जब वो वास्तविक इतिहास आएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक विजय होगा। हम बोलते ना जय शिवाजी, तो हमारी कंठ तक वो आ रहा है, हृदय में हमारा जय शिवाजी नहीं हो रहा है, कंठ तक शिवाजी आ रहा है। इतिहासकारों ने लिखा शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज की स्थापना कर रहे थे, अब हिंदवी से हिंदू हो गया। दृष्टिकोण महाराष्ट्र में एक प्रचलित शब्द है, मराठा तितुका मेळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। हम भी सुनते थे, मराठा तितुका मेळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। किसने कहा? रामदास जी ने कहा। रामदास कौन है? पुणे में विवाद शुरू हो गया है, कल से बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया है। नागपुरकर मैडम वहां की महापौर बन गई और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन रामदास जी कर रहे हैं ऐसा पोर्ट्रेट लगा दिया, विवाद शुरू हो गया। महामोद देशमुख नागपुर के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु रामदास नहीं है। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जिन्होंने पक्ष लिया उनको अपना पक्ष रखने का अवसर था, उन्होंने पक्ष नहीं रखा और उन्होंने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वो जीत गए। 1931 में एक वकील थे केशव अप्पा पाध्ये, इन्होंने किताब लिखा था हेमाद्री उर्फ हेमचंद हेमाड पंत यांचे चरित्र। उसके पृष्ठ संख्या 258 पर मराठा तितुका मिळवावा इसकी व्याख्या करते हुए विका राजवाड़े का संदर्भ देते हुए कहा, और विका राजवाड़े की जुबान से ये है, सर्व ब्राह्मणेतरांनी ब्राह्मणांचे वर्चस्व राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक बाबतीत पूर्णपणे मानले पाहिजे व त्यांच्या म्हणजे ब्राह्मणांच्या नेतृत्वाखाली सर्व कामे केली पाहिजेत। वेळेस त्यांनी ब्राह्मणांचे उच्चिष्टही खाल्ले पाहिजे व असे झाले तरच हिंदू समाजात जूट होऊन मिलेंछांचे उच्चाटन होईल। ये है मराठा तितुका मेळवा का अर्थ।
राजवाड़े ने लिखा है। यानी ब्राह्मणों का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वर्चस्व मानना चाहिए और समय लगे तो उनका झूठा भी खाना चाहिए ताकि म्लेच्छों का नाश हो जाए। यही अर्थ है। राजवाड़े ने कहा तुम जो अर्थ निकाल रहे हो मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, इसका अर्थ राजवाड़े ने बताया ब्राह्मणों का वर्चस्व मानना ही महाराष्ट्र धर्म है। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं वो किस आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं? हिंदू मुसलमान का प्रतीक, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी और ये जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया वो नागपुर के लोगों ने ही प्रस्तुत किया गया है। और नागपुर के कौन लोग थे? वो लोग थे हेडगेवार, गोलवलकर, ये लोग थे, इन्होंने प्रस्तुत किया। बमो पुरंदरे ये आरएसएस के केवल कार्यकर्ता नहीं थे, आरएसएस के पूर्णकालीन प्रचारक थे और पूर्णकालीन प्रचारक होने के नाते उनको यही ड्यूटी लगाई कि तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वास्तविक जीवन चरित्र है, बहुजन समाज को एकता लाने वाला, फुले शाहू अंबेडकर की मूल विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज है। फुले शाहू अंबेडकर, आज हम भले ही कह रहे हैं फुले शाहू अंबेडकर, महाराष्ट्र किसका है? फुले शाहू अंबेडकर का है, मगर फुले शाहू अंबेडकर का जो प्रेरणा स्रोत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज के गुरु कौन है? उन्होंने लिखी है, रिकॉर्ड में है, उनके गुरु कौन है? तुकाराम महाराज है। जिजाऊ साहब एक बाबा याकूत है, लिखा है। महात्मा फुले के गुरु कौन है? महात्मा फुले जाति के दृष्टिकोण से माली है, शिवाजी महाराज जाति के दृष्टिकोण से कुर्मी है। मगर महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पता चला कि ये जो शूद्र अति शूद्र समाज है, अगर इसको इकट्ठा करना है तो मेरे नाम से इकट्ठा नहीं होगा, तो इनको जोड़ने वाला जो रसायन है, जो प्रेरणा स्रोत है, वो कुलवाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज को महात्मा फुले ने अपना भी गुरु माना और बहुजन समाज को कहा यही आपका गुरु है। और बाबा साहब अंबेडकर ने किसको गुरु माना? महात्मा फुले को गुरु माना। महात्मा फुले की जाति भिन्न है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जाति भिन्न है। आज हम हमारे महापुरुषों को जातियों में ढूंढते हैं, मगर हमारे महापुरुषों की अगर सही ढंग से अध्ययन किया जाए तो बहुजन समाज के वो सही मायने में प्रेरणा स्रोत है। जातियों के बाहर जाकर उन्होंने बहुजन समाज को सिद्धांत के आधार पर इकट्ठा किया। पहली समाधि ढूंढने का काम, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मिट गया था, मेमोरी से लॉस हो गया था। समाधि ढूंढने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उनका इतिहास सही ढंग से प्रस्तुत करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया और उनको उपाधि दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? रयते का राजा है, रयत का राजा है। रयत का मतलब क्या होता है? बहुजनों का राजा है, शूद्र अतिशूद्रों का राजा है। जो लिखा गया आज वो किसको सामने रखकर लिखा गया? ज्योतिराव फुले ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो वास्तविक छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन समाज में प्रस्तुत किया था सत्य शोधक समाज के माध्यम से, उसको काउंटर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। उसमें तिलक का बड़ा रोल है और राजवाड़े का बड़ा रोल है। जब शाहू महाराज का वेदोक्त का प्रकरण आया तो यही तिलक ने लिखा कि हम ब्राह्मणों ने केवल शिवाजी महाराज अकेलों को क्षत्रिय घोषित किया था, हम आपको क्यों क्षत्रिय घोषित करें और मराठा लोगों को क्यों क्षत्रिय घोषित करें, आप सभी शूद्र हैं। लिखा है, केसरी में लिखा है। अठारह में मराठा अंग्रेजी अखबार में इसी तिलक ने लिखा, अंग्रेज लोगों को उद्देशित संपादकीय लिखा और उसमें लिखा
कि आपका और हमारा एक करार हुआ है, उसको रानी का घोषणा पत्र कहते हैं। देखो, हम इतिहास में सीखे रानी का घोषणा पत्र किनके बीच में हुआ, तिलक को पता, हमको पता नहीं है। वो कह रहे आपके और हमारे बीच समझौता हुआ है, वो रानी का घोषणा पत्र है, और उसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि हम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हम लोग अछूतों को पढ़ाना नहीं चाहते, हम मराठा कुर्मियों को पढ़ाना नहीं चाहते, मगर आप उनको क्यों पढ़ा रहे हो? ये उस करार का उल्लंघन है। इस इतिहास को कैसे समझेंगे आप? उनके साथ स्वराज्य को देखेंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा, और इधर शाहू महाराज को गालिए, और उनका स्वराज की व्याख्या क्या है? फुले और शाहू महाराज का इतिहास को शिवाजी महाराज के प्रेरणा के साथ संबंध है। भारत में पहली फसाद पुणे और मुंबई में हुआ, और वो फसाद मस्जिदों के सामने नगारे ढोल बजाकर किए गए, और वो तिलक के द्वारा किए गए। भारत का, आधुनिक भारत का पहला फसाद किया गया। शाहू महाराज ने वो लड़ाई जारी रखी, मगर महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए गणपति उत्सव लाया गया। शिव उत्सव महात्मा फुले की देन है। आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती मना रहे हैं, उनको ये बात बार बार लोगों को दोहरानी होगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव मनाने का कंट्रीब्यूशन, श्रेय ये केवल सत्य शोधक आंदोलन को है, महात्मा ज्योतिराव फुले के पास है। ये हिस्टोरिकल तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? हिंदुओं का आइकॉन, हिंदुओं का प्रेरणा स्रोत, और किन शब्दावलियों से उनको नवाजा गया? तो ये जो तथाकथित इतिहासकार है, इन लोगों ने कहा गो ब्राह्मण प्रतिपालक, यानी शिवाजी महाराज का एक ही काम था, गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा करना। कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तावेज में यह लिखा हुआ है, ये राज्य आम्ही रयतेच्या हितासाठी बनवलेले आहे। ये राज्य जो हमने कमाया है वो रयतों का कल्याण करने के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए बनाया गया है। आपको यह सुनकर भी आश्चर्य लगेगा कि महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताया जाता है, उसका वास्तविक इतिहास से दूर दूर से संबंध नहीं है। आप कहेंगे फिर ये हम जो सुन रहे हैं इसका स्रोत क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु होने के पश्चात पुणे के ब्राह्मणों ने मिलकर बखरों का लिखान किया, कई सारे बखर लिखे गए, और हिस्टोरियन कहते हैं कि बखर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास के स्रोत नहीं है, साधन नहीं है। हम जो सुन रहे हैं वो बखर को ही इतिहास मान रहे हैं, और बखर में सारी मिलावट है। बखर कब लिखे गए? छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के 130 साल बाद लिखे गए, और उसको इतिहास कहा जा रहा है। 1960 में पहली बार संभाजी राजा का जीवन चरित्र आया, वासी बेंद्र के द्वारा लाया गया। चरित्र नायक, आज सच्चा चरित्र वाला, सच्चा चरित्रवान संभाजी, साहित्यकार संभाजी, पिता की तरह लड़ा हुआ संभाजी, अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व की क्षमता करने वाला संभाजी, बहुजनों का हित करने वाला संभाजी, ये सारे तथ्य सामने आ गए, और बखर को रिजेक्ट कर दिया गया, बखर नकारी गई। तो उसको काउंटर में एक नाटक लिखा गया, वसंत कानेटकर का, रायगढ़ला जेव्हा जाग येते। बैटल चल रहा है, आप सच सामने लाओ, आपके काउंटर में दूसरी छावनी तैयार है। मराठवाड़ा में एक लेखक था नरहर कुरुंदकर। नरहर कुरुंदकर को इसलिए याद किया जाता है कि उसने मराठा और बौद्धों के बीच में जातीय झगड़े लगाए। नामांतर आंदोलन का वो मुख्य विलन आदमी है, मगर उसने मागोवा नामक एक किताब छापी है,
और उसके अंदर उसने लिखा, जो जेम्स लेन से भी आगे गया, उसने लिखा कि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज दोनों चरित्र के लायक नहीं है, दोनों का चरित्र खराब है। ये किसने लिखा? नरहर कुरुंदकर ने लिखा। और वो किताब आज भी मार्केट में है। यही लाइन फिर बाद में बम पुरंदरे ने पकड़ी, यही लाइन बाद में जेम्स लेन ने पकड़ी। मगर उसकी एक खासियत थी उस नरहर कुरुंदकर की, उसने शिवाजी सावंत नामक एक मराठा युवक को अपने पास 2-2.5 साल रखा और उसके हाथ से एक नॉवेल लिखवाया जिसका नाम छावा है। यानी वासी बेंद्रे ने जो सच्चा संभाजी महाराज का जीवन चरित्र लाया, उसको काउंटर करने के लिए मराठवाड़ा में नांदेड़ में बैठे हुए एक व्यक्ति ने एक छावा नामक नॉवेल लाया और उस नॉवेल को फिल्म के जरिए से अभी 2 साल पहले प्रस्तुत किया, तो लोगों ने उसी को इतिहास मान लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर विरासत लेनी है आपको, तो केवल जय जयकार करने से नहीं चलेगा, बल्कि उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा को हर एक महाराष्ट्र के लोगों को स्वीकार करना होगा और सही बात का खुलकर समर्थन करना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वा रहे थे, तो बाबा याकूत को उन्होंने गुरु क्यों बनाया? बाबा याकूत, मौनी बाबा याकूत एक मुस्लिम फकीर है, सूफी परंपरा का, उसको गुरु क्यों बनाया? रामदास को गुरु बनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक मराठा जज है, अभी वो है कोल्हापुर के, जस्टिस टीवी नलावड़े, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने 2019 में फैसला दिया कि रामदास शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है। कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, इतिहासकार छोड़ दो, कोर्ट कह रहा है, उसको कोई चुनौती दे नहीं रहा है अभी तक। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 400 पठानों की फौज थी। कैसे देखोगे शिवाजी महाराज को? आप अपने हिसाब से शिवाजी महाराज को प्रस्तुत कर रहे हो। शिवाजी महाराज का वास्तविक इतिहास अलग है, आप झूठा इतिहास बता रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे? आज हम देख रहे घोड़े पर सवार है, आज हम देख रहे उनका पोर्ट्रेट देख रहे हैं, आज हम देख रहे राज्याभिषेक के लिए बैठे हुए। वो जो फेस है वो किसने दिया? एक मुस्लिम चित्रकार को सामने बिठाकर महाराज ने स्वयं अपना पोर्ट्रेट बनाया। वो पोर्ट्रेट बनाने वाला मुसलमान था। अच्छा हुआ पोर्ट्रेट बनाने, तो वो नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या कितने हाथ होते, कितनी ये जो वर्णन किया जाता है, पता नहीं हम कैसे मान लेते। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा योगदान है। एक छोटे नन्हे बच्चे ने सही सवाल उठाया कि इतने राजे हो गए मगर किसी की इतनी धूम धड़ाके से जयंती लोकतंत्र में नहीं मनाई जाती। अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती लोकतंत्र में मनाना, यह है शिवाजी महाराज की महत्ता। लोकतंत्र में एक राजा का जय जयकार करना। वैसे तो लोकतंत्र लागू है, प्रजातंत्र है, राजातंत्र नहीं है, मगर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का राजतंत्र और लोकतंत्र जो आज हमने स्वीकार किया है, उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता। इसलिए लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते। इधर विदर्भ में एक जिला है अकोला, उस अकोला जिला में एक बालापुर नामक तहसील है। कुछ वर्ष पहले मैं वहां गया था, तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि ये बहुत साल पुराना मस्जिद है, ये शिवाजी महाराज के समय की मस्जिद है। तो मैंने कहा हो सकता है, इसमें खासियत क्या है? तो फिर वहां एक व्यक्ति का मुझे नंबर मिला, वो दिवेकर या दिवाकर नाम है, कुर्मी है। उसने पीएचडी किया, उस मस्जिद के ऊपर पीएचडी किया। इतिहास का वो ज्ञाता आदमी है, बुल्ढाना का। उसने वो पुरानी मस्जिद पर पीएचडी किया। तो मैं उसको मिलने गया कि तुमने इस पर पीएचडी क्यों किया, इसकी क्या खासियत है? तो उसने कहा ये मस्जिद शिवाजी महाराज ने बनाई है।
तो मुझे आश्चर्य लगा कि हम लोग तो शिवाजी महाराज अलग ही सुन रहे थे और तुम बोल रहे हो तुमने उसके ऊपर पीएचडी किया, इधर विदर्भ की नागपुर यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टरेट दिया और उसका विशेष है कि उसने ये सिद्ध किया कि ये मस्जिद शिवाजी महाराज ने बनाई थी और 1 रुपए उस समय उसको हमेशा जीते जब तक जिंदा थे तब तक वो दान के रूप में उसको देते थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक लड़ाई थी। हमें कैसा प्रस्तुत किया जा रहा है? धार्मिक लड़ाई। और कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है, यह कहा जा रहा है कि तुम कुर्मी हो, तुम्हें क्षत्रिय होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं करते। यह धर्म। संभाजी महाराज किस लिए मरे? कौन से धर्म के लिए मरे? जिसमें उनको भी अपमानित किया, उनको शूद्र कहकर अपमानित किया, उस धर्म के लिए मरे। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई 2 मुद्दों पर चल रही थी। एक, आक्रांता जो मुगल शासक है उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ही समाज के ऊपर थोप रहे हैं, उन वर्चस्ववादी लोगों के खिलाफ भी छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे हैं। ऐसा हिस्टोरिकली प्रमाणित हो चुका है। जब राज्याभिषेक किया तो राज्याभिषेक के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का दांवपेच था कि मुझे प्रजा को दंडित करने का अधिकार होना चाहिए। ये लोग अभी मुझे राजा ही नहीं मान रहे, इतने किले जीत लिए मगर मुझे राजा नहीं मान रहे। वो मान रहे कि तुम्हारा नियंत्रण नहीं है समाज व्यवस्था पर, हमारा नियंत्रण है। तो शिवाजी महाराज ने दांवपेच के आधार पर पहला राज्याभिषेक किया और 4 महीने होने के बाद सितंबर महीने में उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक किया, और वो शाक्त परंपरा से किया। बहुत सारे इतिहासकार लोग पढ़ने चैप्टर वैदिक राज्याभिषेक पर लिखते हैं, मगर दूसरे राज्याभिषेक पर एक लाइन में लिखते हैं तांत्रिक शाक्त राज्याभिषेक किया। ये तांत्रिक क्या है, ये शाक्त क्या है, इसकी विधि क्या है, ये किसके द्वारा कराया गया, वो निश्चलपुरी गोसावी कौन था, उसके मंत्र विधान क्या थे, इसके पर वो लिखने के लिए चुप रहते हैं। और उनकी चुप्पी साधना इस बात का संकेत है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा इतिहास है। वो बौद्ध परंपरा थी। निश्चलपुरी गोसावी बौद्ध परंपरा को मानता था। ये जो वारकरी संतों की परंपरा है, ये वारकरी परंपरा वज्रयानी बुद्धिज्म से निकली हुई एक शाखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक देशपांडे एक आर्कोलॉजिस्ट थे और वो बाद में डायरेक्टर जनरल बने, और रायगढ़ जिले में पनाड़े काजी नामक एक गुफा का उन्होंने उत्खनन किया, और उन्होंने कहा कि 14वीं 15वीं शताब्दी तक कोंकण में, रायगढ़ और रत्नागिरी में बौद्ध धर्म अस्तित्व में था, और वहां पर रहने वाले ये नाथपंथी लोग ही थे, और ये नाथपंथ बौद्ध धर्म की शाखा है। और ये जो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ जो भी संत हो, ये सारे संत वज्रयानी बौद्ध परंपरा को मानते थे। ये आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, हमारा तो बाद में कहना है। इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज एक परंपरा को मानते थे, उस परंपरा पर आज चर्चा नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा है। कुछ कम्युनिटी कह रही है कि हमको कुर्मी मानो, इसलिए वो ओबीसी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, और जो ऑलरेडी कुर्मी है, ओबीसी है, उनको आशंका है कि अंदर अगर घुसेंगे तो हमारा हिस्से का ऑलरेडी कम है, हम 52% हैं, हमको 27.5% मिल रहा है, और ये मराठा अगर अंदर घुसे तो 27.5 में वो ज्यादा दादागिरी करके खा लेंगे। इसलिए वो कहाँ का सबूत दे रहे हैं? वो निजाम स्टेट का दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान रचा, उनका भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे प्रस्तुत करना उचित लग रहा है। उन्होंने किताब लिखी थी, बाद में वो गायब रही, मगर उसकी प्रस्तावना उपलब्ध है, और वो प्रस्तावना बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 2 में ये प्रीफेस उपलब्ध है।
उस किताब का नाम था पीपल एट बे, यानी कोंडित सापडलेले लोग, समस्या में अटके हुए लोग, उस किताब का टाइटल है। 10-12 पृष्ठों की प्रस्तावना है। क्योंकि आज विवाद हो रहा है तो इतिहास में जाना पड़ेगा। मराठा कह रहे हम कुर्मी है और बाकी लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे। यह काम शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोगों का काम है। कोई झुंड इकट्ठा करे और कहे हमारी बात सही है, इसके आधार पर नहीं चलेगा। कौन है रिजर्वेशन के हिस्सेदार, कौन है, उसके मापदंड संविधान निर्माताओं ने तय किए हैं। मगर बाबा साहब अंबेडकर का एक दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण ये कहता है, उन्होंने प्रीफेस में एक पहला मुद्दा उपस्थित किया कि महाराष्ट्र में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां मराठा मिलता है और वहां महार नहीं मिलते। महाराष्ट्र का ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां मराठा लोग वास्तव्य करते हैं और वहां महार लोग वास्तव्य नहीं करते। और महाराष्ट्र में ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहां महार लोग वास्तव्य करते हैं और वहां मराठा लोग नहीं रहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ये कोई संयोग नहीं है, दोनों एक जगह मिलना कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल कारण है। दूसरी वो वजह बताते हैं कि जो सरनेम मराठा लोगों में है वही सरनेम महार लोगों में है। गायकवाड़ दोनों जाति में, भोसले दोनों जाति में, मोरे दोनों जाति में। मेरा नाम खरात है, मुझे लगा ये नाम एक कम्युनिटी में होगा। मैं एक जगह गया, बोले तुम्ही आमचे सोयरे का, आम्ही पण खरात। तो ये दोनों जातियों में समान नाम क्यों मिल रहे हैं? तो बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया, इनके कुल एक है, इनके कुल एक है, इनकी कुल देवता एक है। और तीसरी वजह उन्होंने बताई कि इनके अंदर शादी की जो पद्धति है वो समान है। चौथी बात उन्होंने बताई कि इनका अंत्यविधि भी समान पद्धति से होता है। तो इन्होंने ये जो मापदंड निकाले वो आनुवांशिक पद्धति के ऊपर निकाले, एंथ्रोपोलॉजी के मापदंड पर निकाले। उन्होंने कहा इतनी सारी बातें अगर दो कम्युनिटी के बीच में मिल रही है तो एंथ्रोपोलॉजी का मापदंड कहता है ये दोनों जेनेटिक भाई है। आज ये बात अंबेडकरवादी लोगों के बीच में भी प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर शासक बनना है, बहुजनों को अगर महाराष्ट्र का शासक बनना है, तो ये जो आज अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं और ये जो कुर्मी मराठा लोग हैं, अगर इनके अंदर सामाजिक सामंजस्य अगर पैदा हो जाएगा तो महाराष्ट्र के शासक बहुजन समाज के लोग बन सकते हैं। महाराष्ट्र के शासक देवेंद्र फडणवीस के लोग क्यों बन रहे हैं? उनकी जाति की संख्या केवल 5% है। ऑल इंडिया में 3.5% है, महाराष्ट्र में 5% है। हमारे में मतभेद ज्यादा है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, हमें लेखक वर्ग कम है, हमें युक्तिवाद करने वाले वर्ग कम है, हमें कोई लीडरशिप है तो कलेक्टिव काम करने का अभाव हमारे अंदर है। मराठा का नेता मराठा ही बनेगा, माली का नेता माली ही बनेगा। अगर आप शिवाजी महाराज को आदर्श मानोगे तो आप बहुजनों की लीडरशिप पैदा कर सकते। जाति की लीडरशिप कहने वाले लोगों को बहुजन शब्द का इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया, अगर इतनी इन दोनों में समानता है फिर मराठा नाम कब से आया और महार नाम कब से आया? तो उन्होंने सिद्धांत बताया और एक मापदंड बताया कि इन दोनों का अभिवादन भी एक समय एक था। बाजीराव पेशवा का राज कायम होने तक इन दोनों कम्युनिटी का अभिवादन भी एक ही था। उन्होंने कहा कि मराठा लोग भी अभिवादन में जोहार बोलते थे, जैसे महार लोग अभिवादन में जोहार बोलते थे वैसे मराठा लोग भी अभिवादन में जोहार बोलते थे। मगर बाजीराव पेशवा का राज आने के बाद मराठाओं का जोहार बंद कर दिया गया और इनको राम राम कहने के लिए सख्ती की गई और बाजीराव से अभिवादन बदल गया, मगर एक जाति को जारी रखने के लिए कहा। बाबा साहब को मालूम था मैं जो कह रहा हूं इसका कोई प्रमाण चाहिए, इसका कोई आधार चाहिए। तो उन्होंने बाबा साहब ने शिवाजी महाराज के लेटर का हवाला देते हुए कहा कि घोरपड़े उनका रिश्तेदार है, उनको वो खत लिख रहे और अभिवादन में जोहार लिख रहे। खुद शिवाजी महाराज भी अभिवादन में
जोहार शब्द का प्रयोग कर रहे थे। राजाराम महाराज भी कर रहे हैं, संभाजी महाराज भी कर रहे हैं। बाबा साहब ने का समान अभिवादन था। मुझे जिज्ञासा हुई है इसका और रिकॉर्ड कहां मिलेगा। तो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1944 में एंटिक्विटीज ऑफ भांडारकर एनल्स 1944 में एक पवार नामक एक लेखक ने, हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा, जोहार शब्द का इतिहास, उत्पत्ति और इतिहास, 8-10 पन्ने का लिखा, मगर उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया जोहार शब्द बहुत प्राचीन है, 9वीं शताब्दी में उसका लिखित प्रमाण मिलता है। और महाराष्ट्र के पास कर्नाटक है, लिंगायत लोगों के लिटरेचर में भी जोहार शब्द का अभिवादन मिलता है। और जोहार का अभिवादन मूल शब्द योद्धार था, वो बिगड़ते बिगड़ते जोहार हो गया। मैं जब बिहार गया तो उधर पता चला ब को व बोलते हैं, यानी बिहार विहार है। मैं विलास हूं तो बिहार के लोग बोलते बिलास। फिर हमने कहा जादव तो बोलते यादव, फर्क हो गया, जादव यादव एक ही है। वो यहां के मूल लोगों का अभिवादन था, मूल शब्द योद्धार था, और योद्धार का बिगड़ते बिगड़ते जोहार हो गया। और बाद में निचली जाति के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो घृणा का पात्र बन गया। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने एक सवाल प्रस्तुत किया, और वो सवाल प्रस्तुत बहुत महत्वपूर्ण किया कि मराठा नाम कितना प्राचीन है। क्योंकि आज विवाद चल रहा है, मैं कुणबी हूं, ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो हमें इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, कौन है कुर्मी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है जिसमें ये 2 जातियों का जिक्र मिलता है। इसके पहले महार और मराठा शब्द का कोई महाराष्ट्र में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मगर 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वरी लिखी गई उसके अंदर इन 2 जातियों का पहली बार लिखित में उल्लेख मिलता है। मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 12वीं शताब्दी के पहले इन 2 जातियों का नाम क्या था। तो अंबेडकर साहब का यह कहना है कि मराठा लोगों का 12वीं शताब्दी के पहले नाम था कुटुंबिनी, उनका प्राचीन नाम है कुटुंबिनी। और महार लोगों का प्राचीन नाम है परिवारी। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, मैं दावे से कहता हूं कि महारों को परिवारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश राज में महार लोग जब मिलिट्री में भर्ती होते थे तो उनके कॉलम के आगे परिवारी लिखा होता था, महार भी लिखा होता था, परिवारी भी लिखा होता था, इसलिए ये परिवारी ये लोग हैं। मगर कुटुंबिनी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मुझे और डिटेल में जानकारी नहीं मिली है। मगर मैंने एक ग्रीक तत्ववेत्ता के किताब को आधार बनाकर कुर्मी लोगों का प्राचीन नाम कुटुंबिनी ये ढूंढ लिया है, और इतिहासकारों को इसके ऊपर ढूंढना चाहिए। बात की प्रस्तावना गायब है, बात का किताब गायब है, अभी तक समिति के लोगों को मिला नहीं है। शायद वो मिल जाए तो ये कुर्मी और गैर कुर्मियों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसने संविधान बनाया वो इस जाति के खिलाफ कैसे रहेगा, जो इतना डिटेल में हिस्ट्री ढूंढ रहा है। तो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक, दूसरे राज्याभिषेक के बहाने जब हमने इन 2 संकल्पनाओं को ढूंढने का प्रयास किया तो 2000 वर्ष पहले राजा कनिष्क के अभिलेख मिले, और उसके अभिलेख में ये दोनों शब्द मिले, कुटुंबिनी भी शब्द मिला और परिवारी शब्द भी मिला। तो कुटुंबिनी का मतलब होता है गृहस्थी बौद्ध उपासक, जिसको आज कुर्मी कहा जाता है, और परिवारी का मतलब होता है जिसने प्रवज्जा ली है, प्रवज्जा, परिवारी, प्रवराजक और परिवारी, ये प्रवर्जित जो लोग हैं, जिसने ग्रह त्याग किया है और जिंदगी एक कॉज के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो समन लोगों को परिवारी लोग कहते थे। और उन दोनों शिलालेखों की तुलना करके पता चला जो कुटुंबिनी होता था वही बाद में परिवारी होता था। बाबा साहब अंबेडकर का सिद्धांत एकदम आर्कोलॉजिकली, साइंटिफिकली प्रमाणित होता है कि ये दोनों वर्ग भिन्न नहीं थे, एक ही था। ये दोनों का अंश एक ही है, एक ही रेस के लोग हैं। तो साथियों, आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये न्यायोचित है क्या? ये अन्याय करने वाला इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। एक कवि ने तो ऐसा लिखा, यदि नहीं होते शिवाजी तो सबकी सुन्नत होती।
भूषण कवि था उसका नाम। उसने एक काव्य लिख दिया, यदि नहीं होते तो सबकी सुन्नत होती, यानी सब मुसलमान बन जाते। ऐसा हुआ क्या? उल्टा उल्टा। हाँ, शिवाजी महाराज का सौतेला भाई इस्लाम में गया, उसको वापस लेने का काम भी शिवाजी महाराज ने किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दूषित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश है कि ब्राह्मण अलग है, कुर्मी अलग है, और ब्राह्मण हिंदू के नाम पर छुपना चाहता है। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी, उसका संगठन का नाम था आर्य समाज। किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पृष्ठ संख्या 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है चोर, काला, डाकू, नीच, छली, कपटी। इसलिए तुम सुज्ञवान हो, तुम बुद्धिवान हो, तुम अपने आप को कदापि हिंदू मत कहो, क्योंकि ये गाली है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए और लोग कहते हैं अक्कल दाढ़, यानी अक्ल की दाढ़ बहुत बाद में आती, किसी को 30-35 साल के बाद आती है, मगर आरएसएस के सरसंघ चालक को उनकी अकल की दाढ़ 100 साल बाद आ गई। मुंबई में जाकर उन्होंने कहा कि रामायण में हिंदू शब्द मिलता नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द मिलता नहीं है, ये विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है। अब सारे लोग कोमा में हैं, अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर हिंदू शब्द ही विदेशी शब्द है, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच है कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते लोकतंत्र में। अगर बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना है तो उनकी प्रेरणा बदलनी होगी। प्रेरणा बदलने का सिद्धांत आपको आसानी से समझाता हूं। ये मान लो आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ दिख रहा है आपको, इसकी पौधा है, इसको मैंने ऊपर से काट दिया, आम की ऊपर के हिस्से काट दिया और नीम की टहनी को ऊपर जोड़ दिया और इसको मैंने कलम कर दिया। किसान की भाषा में इसको कलम करना कहते हैं। फिर पौधा किसका है? आम का। बड़ा हो जाएगा आम का पेड़, मगर फल किसका आएगा? नीम का। तो प्रेरणा बदलने का सिद्धांत है। अगर बहुजन समाज को अपना अंकित करना है तो इतिहास जो उनकी प्रेरणा का है उसकी दिशा बदल दो और वर्चस्ववादी दृष्टिकोण उसको प्रस्तुत दो। इसीलिए कोश्यारी ने भी, जो राज्यपाल था, उसने बड़े घमंड से कहा था कि शिवाजी क्यों महान हुआ। एक ही उल्लेख पे कहा शिवाजी क्यों महान हुआ, क्योंकि उसका गुरु रामदास था। मौर्य क्यों महान हुए, क्योंकि उसका गुरु चाणक्य था। यानी प्रेरणा ब्राह्मण होनी चाहिए। यह है हिंदुत्व और हिंदू के पीछे का पॉलिटिकल दृष्टिकोण। साथियों, बहुसंख्यक लोगों का राज लोकतंत्र में अल्पसंख्यक लोग नहीं कर सकते, तो बहुसंख्यक लोगों की प्रेरणा बहुजन समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे है। मैं बड़े दुख के साथ यह स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे बहुजन समाज में जागृति फैलाने में हम कम पड़े। हम स्वीकार करते हैं। अगर ज्यादा बड़े होते तो जितने करोड़ों में मोर्चे निकाले मराठा आरक्षण के लिए, उसी समय भांडारकर संस्था ने हमारे बाप का, हमारे माँ साहेब का चरित्र हनन किया, उसी समय मोर्चे निकाले जाते, तब माना जाता था कि हमारे बहुजन समाज में बहुत बड़ी जागृति आई है। क्या लिखा है उन लोगों ने? उन्होंने प्रेरणा हनन किया। बहुजन समाज का प्रेरणा स्रोत है छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा समाज का प्रेरणा स्रोत नहीं है, बहुजन समाज का प्रेरणा स्रोत है। अगर आपकी प्रेरणा ही बिगड़ दी जाए, आपका चरित्र हनन कर दिया जाए, तो आप किसी के आदर्श नहीं रह सकते। ये पाप, ये षड्यंत्र उन लोगों ने किया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष हिंदुत्व की लाइन में लिखने का काम किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदला। ये दुखद, ये बहुत खेद के साथ में बात प्रस्तुत कर रहा हूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज 18 पकड़ जातियों को साथ लेने का काम कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, यह बहुत चिंता का विषय है। जैसे मौर्य साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, यह संशोधन का विषय है, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य भी कैसे खत्म हुआ, यह भी आज के शिवाजी महाराज के प्रेरणा लेने के दृष्टिकोण से इससे भी सबक लेने की जरूरत है। जैसे मौर्य साम्राज्य में पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण घुसा, उसी तरह
छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में अष्टप्रधान मंडल में यही पेशवा ब्राह्मण घुसे और इन पेशवा ब्राह्मणों ने बाद में छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा दिया और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या होते ही महाराष्ट्र में जिसने हत्या की उस औरंगजेब का राज आने की बजाय पुणे और महाराष्ट्र में पेशवाई आई। लड़ाई अगर मुगल शाही और संभाजी महाराज की शिवशाही में हो रही थी तो शिवशाही मान लो संभाजी महाराज की हत्या के बाद खत्म होनी चाहिए थी, मगर महाराष्ट्र में पेशवाई कैसी है जो लड़ ही नहीं रहा था, जो उस लड़ाई का हिस्सा ही नहीं है। रामचंद्र पंडित अमात्य को औरंगजेब का खत है, हमारे पास है, पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है और अप्पा साहेब पवार ने उसका अनुवाद किया है। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के बड़े विद्वान और वाइस चांसलर थे, ताराबाई के पेपर्स नाम से उन्होंने किताब लिखा। उसमें औरंगजेब उस पेशवा ब्राह्मण को लिखता है की तुम्हाला ज्या मुलखाची पेशकश दिली आहे त्याचा तुम्ही आम्हाला जबाब द्या, जी गत संभाजीची झाली तीच तुम्हा सर्वांची होईल, तीच राजारामाची होईल। याचा अर्थ यांच्यामध्ये इंटरनल डीलिंग झाली होती। असो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज के इतिहास से बहुजन समाज एक होगा, ये महात्मा फुले कह रहे हैं। अगर वास्तविक इतिहास सामने जाएगा तो लोग बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा, मगर दूषित दृष्टिकोण का इतिहास सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो जन्म तारीख भी बदली जाएगी, जन्म वर्ष भी बदला जाएगा, पिताजी भी बदले जाएंगे और उनको उनके हिसाब से हिंदुत्ववादी शिवाजी महाराज प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे थे, मैं मेरे वक्तव्य के अंतिम छोर पर आ रहा हूं, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है मगर वर्तमान में हमें बोध लेना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे थे और विजय हासिल कर रहे थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी और संविधान की पॉलिसी एक है। इसलिए हम दोनों की तुलना करके ये महसूस कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश था कि किसानों के फसल को आपको हाथ नहीं लगाना है, उसके फसल में एक जो पौधा उग रहा है उसको भी हाथ नहीं लगाना है उसके अनुमति के बगैर। मगर भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को पूछे बगैर अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और भारत के किसानों का आत्महत्या का करार करके आ गए। ये है हमारे शिवाजी महाराज को अगर हम याद कर रहे हैं आज लोकतंत्र में, तो शिवाजी महाराज किसानों के समर्थन में थे। शिवाजी महाराज की पॉलिसी बहुजन हिताय की थी, रैयत का कल्याण की थी। मगर आज जो डंका बजा रहे शिवाजी महाराज के जयंती का, बधाई दे रहे, होर्डिंग लगा रहे और यहाँ तक कि शिवाजी महाराज की नकल की जा रही है कि मोदी जी को फेटा पहनाया जा रहा है शिवाजी महाराज का, और ये दिखाया जा रहा है कि शिवाजी महाराज का प्रतिरूप है, अपमान किया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। मगर उनकी पॉलिसी के खिलाफ क्या किया गया, ट्रम्प के साथ समझौता किया गया और 18% हमको देना पड़ेगा भुगतान। और कहाँ देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, अमेरिका के लोगों को। और अमेरिका के लोग इंडिया में आएंगे तो उनका भुगतान कितना होगा, 0%। ये कौन सा करार है। भारत की बहुजन जनता अभी शिवाजी महाराज के लाइन पर उतरना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावड़ा कॉन्सेप्ट दी, संतों ने वारकरी कॉन्सेप्ट दी, फुले शाह अम्बेडकर ने बहुजन कॉन्सेप्ट दी। इन सभी कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि हमको इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तर्ज पर हमें शूद्र अतिशूद्र या बहुजन समाज के किसान लोगों को, मजदूर लोगों को इकट्ठा करना होगा। साथियों, अब भारत नीलाम हो गया है। हम जिसका जयजयकार आज कर रहे हैं, अगर उससे हम अगर आज बोध ले, प्रबोधन ले, तो आज शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र नहीं बचा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जो भारत निर्माण करना चाहते थे, वो भारत आज निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को इंडिया में न्योता दिया गया है, क्योंकि सेज जैसे काले कानून पास कर दिए गए। 35-35 हजार एकड़ के जमीन के टुकड़े इन मल्टीनेशनल कंपनियों को देने के करार हो गए हैं। और जो हमारे युवा नौजवान होनहार बच्चे जो आज शिवाजी महाराज जिजाऊ का पोशाक लेकर हमारे सामने खड़े होकर दिखा रहे, ऐसे थे आपके शिवाजी महाराज। हमने तो उनको देखा नहीं, मगर उनको देखकर हमारे मन में जो ममत्व आ रहा है, उनके प्रति प्रेम आ रहा है। कल यही शिवाजी, संभाजी, जिजाऊ नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको जवाब मिलने वाला नहीं है।
आज की तारीख में कुर्मियों को जॉब मिलने वाला नहीं है, शेड्यूल कास्ट को जॉब मिलने वाला नहीं है, ओबीसी को, आदिवासियों को, महिलाओं को जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने अर्थात भाजपा ने डिक्लेयर पॉलिसी कर दी है। पहले नियोजन आयोग था वहां, अब उन्होंने नीति आयोग बनाया और नीति आयोग ने घोषित कर दिया कि भारत सरकार अभी ना जॉब देगी, ना रेल चलाएगी, ना सरकारी स्कूल चलाएंगे, ना अस्पताल चलाएंगे, ना एरोप्लेन चलाएंगे। अब ये सारा क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। हो सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मुझे भिन्न जानकारी है, हो सकता है किसी को भिन्न जानकारी है, और कुछ भिन्न जानकारी की वजह से आप में और मेरे में थोड़ा द्वंद्व नजर आ सकता है। हो सकता है हमारे बीच में भिन्नता, मत भिन्नता हो सकती है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिस स्वराज्य का जिक्र कर रहे थे, वो स्वराज्य भारत के संविधान ने भारत के प्रियम्बल में कहा सार्वभौम। हमारे पास कौन सी पावर होगी अगर शिवाजी महाराज का स्वराज्य का संविधान की परिभाषा में एक शब्द प्रयोग किया, सार्वभौम। आज के हम सार्वभौम हैं? देश का प्रधानमंत्री सरेंडर हो रहा है, किसानों की जमीन, किसानों के खेत में फसल आने वाला रेट अब अमेरिका तय करने वाला है। तो आने वाले समय में भारत में फिर से स्वराज्यद्रोही लोगों की व्यवस्था आने वाली है। भारत में फिर से मनुस्मृति आने वाली है। भारत में महाराष्ट्र के लोगों को समझने के लिए पेशवाई आ गई है, और वो पेशवाई सभी लोगों की हत्या करने का, अधिकार छीनने का काम करेगी। शिंदे की जब गवर्नमेंट बनी थी महाराष्ट्र में, तब इन लोगों ने 64,000 स्कूल को बेच दिया था, 64,000 स्कूल को। फिर बहुत विरोध हुआ, फिर वो जीआर वापस लेना पड़ा, मगर अब चुपके से सरकारी स्कूल बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। चंद्रपुर में, गढ़चिरौली में 100 से ज्यादा स्कूल गौतम अडानी को बेच दिया गया, क्योंकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर वो आसानी से कब्जा नहीं कर सकते भारत के संविधान के अनुसार, तो वो नए तरीके से कब्जा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मेरे बहुजन भाइयों और बहनों, हमें अगर लड़ना है तो हमें आपस में नहीं लड़ना है। जानकारी नहीं है, जानकारी लो। डिबेट करना है, जानकारी के आधार पर करो। आप हमारे दुश्मन नहीं है और हमें आपस में बैर रखने की कोई वजह नहीं है। हमारा एक ही दुश्मन है, वो मनुवादी व्यवस्था को भारत में लागू किया जा रहा है। इस उम्र में नागेश चौधरी जी अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते, ये पेशवाई है, ये पेशवाई है। साथियों, उस पेशवाओं को हमें समझना होगा और इस पेशवाई के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों के कब्जे में हैं। दुश्मनों के द्वारा जिन्होंने उनको विकृतीकरण किया, उसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। कोश्यारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे बड़ा कोई महाराष्ट्र का अपमान हो सकता है? जिसने महात्मा फुले को गाली दिया, जिसने सावित्रीबाई फुले को गाली दिया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने को समर्थन दिया। आप या कुर्मी लोग हो गए ज्यादातर। मैं आपको जानकारी देता हूं, इस कोश्यारी के एक साइन से क्या दुष्परिणाम हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ गुप्त मीटिंग हुआ। फडणवीस तो उनका मुख्यमंत्री है। सुब्रमण्यम स्वामी ने को आगे किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उस याचिका की डिमांड है कि पंढरपुर का मंदिर ये बड़वे ब्राह्मणों की निजी मलकियत है, निजी प्रॉपर्टी है, ये सरकार के नियंत्रण से हटाया जाए। वहाँ वो केस जीतने वाला है और अभी वहाँ कॉरिडोर बना रहा है, तो बहुजन लोगों को वहाँ से रफा दफा किया जा रहा है और वहाँ बड़वे ब्राह्मणों का कब्जा किया जा रहा है। गांव देहात के लोगों को मालूम नहीं, वारकरी लोगों को मालूम नहीं, वो नामदेव और तुकाराम महाराज की वाणी के साथ जुड़े हुए, वर्तमान के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं। आज ना उनको परिभाषिक भाषा मालूम है, ना उनको समाजवाद मालूम है, ना उनको लोकतंत्र मालूम है, बस उनकी वाणी के साथ जुड़े हुए हैं। 2003 में गोपाल बड़वे नामक एक ब्राह्मण ने वह रात को 1 बजे पेशाब किया। 2 सिक्योरिटी गार्ड यादव और माली नाम के कुर्मी थे, उन्होंने उसको पकड़ा और मजाक में उसने कहा, अरे आप तो आज देखा, मैं हर दिन करता हूं। 2018 में फैसला हुआ, दोषी है, मगर 2 महीने का कारावास और चंद हजार रुपए का उसको जुर्माना हुआ। सजा तो हुई नहीं। अगर वो प्राइवेट बन जाएगी तो बाद में हमारे प्रेरणा स्रोत का क्या होगा? क्योंकि शिवाजी महाराज का जो धर्म है वो वारकरी धर्म है। बहुत सारे लोगों को सवाल पड़ता है कि शिवाजी महाराज का धर्म कौन सा है? क्योंकि शिवाजी महाराज के गुरु तुकाराम महाराज है और तुकाराम महाराज का पांडुरंग ही
शिवाजी महाराज का प्रेरणा स्रोत था। आज आपका पांडुरंग भी आपके हाथ से जाने वाला है। महाराष्ट्र की सत्ता तो हमारे हाथ से चली गई है, और जो जो उसके खिलाफ काम करेगा उनका गोपीनाथ मुंडे हो जाएगा, उनका अजीत पवार हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, क्या हश्र हुआ महाराष्ट्र का। मैं अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ, ये नागभूमि है और नागभूमि से हमेशा उठा हुआ है। नागभूमि से हमेशा सच बात के लिए कुछ लोगों ने आग्रही काम किया है। जैसे हमारे मामा देशमुख थे, उनको उनके समाज में शुरू में नहीं माना, मगर आज उनके चले जाने के बाद उनकी कमी आज वो भी समाज महसूस कर रहा है। आज नागेश चौधरी लड़ रहे हैं, उनके जाने के बाद हमारा समाज कमी महसूस करेगा। इन सभी महापुरुषों का एक ही लक्ष्य है कि बहुजनों का महाराष्ट्र इन पेशवा ब्राह्मणों से बचना चाहिए। और इन पेशवा ब्राह्मणों की कितनी काली करतूत है। यहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले की बिल्डिंग खड़ी की गई, शोध संस्थान, और उसकी पूजा फडणवीस साहब ने कैसी की? सत्यनारायण के आधार पर की। ये नागपुर में हुआ, तो आप कल्पना करो, महात्मा फुले का भी कोई वाली नहीं है। मैं यहाँ नागपुर से, हमारे आवाज इंडिया से भी ये ऑल इंडिया में जानकारी जाएगा। हमारा बहुजन समाज सोया पड़ा हुआ है, उसको जगाने वाले कार्यक्रम करो, और ये सारा रिसोर्स को बचाओ, मूवमेंट को जिंदा करो। मूवमेंट बचेगी तो आप बचोगे। आने वाला 2027 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस के ब्राह्मणों के लिए 2025 साल महत्वपूर्ण था, बहुजनों के लिए 2027 साल महत्वपूर्ण है। 2027 को महात्मा ज्योतिराव फुले को पैदा होकर 200 साल पूरे होने वाले हैं। आपको ये मैं बहुजन समाज को ऑल इंडिया में मैसेज दे रहा हूं, अभी से जागरण का अभियान चलाओ, ताकि जब हम महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी वर्ष मनाएंगे तो बहुत नियोजन तरीके से मनाएंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान करके मनाएंगे। यही 2027 साल छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा हुए 400 साल पूरे होने वाले हैं। इस तारीख के हिसाब से अभी नहीं होगा, वो होगा 2030 में। मगर महात्मा ज्योतिबा फुले और शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज के हिसाब से, अंबेडकर के हिसाब से और ओरिजिनल हिस्ट्री के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज का चतुर्शताब्दी वर्ष अगले साल आने वाला है 2027 में। अगले साल और 3 महत्वपूर्ण घटना आने वाली है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिनको जानवर माना, जानवर से भी बदतर माना, उस व्यवस्था को लात मारा, वहां पानी का संघर्ष किया, उसको 100 साल पूरे होने वाले। ये जो आज नागपुर में आपको स्वाभिमानी समाज दिखाई देता है, वो 56 के बाद दिखाई नहीं देता। वो 1927 में पानी को आग लगा दी। पानी को आग नहीं लगती, मगर काव्यात्मक ढंग से पानी को आग लग गई, और ये मरा हुआ समाज जिसका स्वाभिमान मर गया था, उसके अंदर चेतना फैलाने का काम वहां से शुरू हुआ। और अंबेडकर ने चौधार तालाब का आंदोलन भी कहां से शुरू किया? भीमा कोरेगांव जाकर अभिवादन किया, और रायगढ़ पर शिवाजी महाराज को जाकर अभिवादन किया, और बाद में महाड़ में आंदोलन शुरू किया। उसको 100 साल पूरे होने वाले। मनुस्मृति दहन को आने वाले वर्ष में 100 साल पूरे होने वाले। और 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे अभिवादन करने के लिए, उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो आने वाला 27 साल 2027 का साल ये फुले शाहू अंबेडकर को मेमोराइज करने का, उनके आंदोलन को समझने का, युवाओं को तैयार करने का, महिलाओं को तैयार करने का एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करने का, उसको जगाने का काम किया जाना चाहिए। ये आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि आप हर्ड में हैं, आंदोलन के एक मध्य में है। भारत का मध्य हिस्सा नागपुर है, और जो नागपुर में आवाज उठती है ये साउथ भी जाती है और नॉर्थ भी जाती है। और ये काम यहाँ के हमारे भाइयों ने ये जो वैचारिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उनका हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तविक जयकार आप लोग कर रहे हैं, और आप उनके विचारों का जागरण कर रहे हैं। मैं आपके सभी आयोजक बंधुओं को बहुत हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हो सकती मत भिन्नता हो सकती है जानकारी का किसी के पास ज्यादा खजाना हो, किसी के पास कम जानकारी हो, मगर हम तो भाई भाई है। हमारे अंदर मत भिन्नता अलग है, मगर हम तो भाई भाई है, और हम बहुजन समाज का हिस्सा है। मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भवानी।